डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने आज क्लास 10 का अर्थशास्त्र विषय लेकर के उपस्थित हूँ। और अर्थशास्त्र को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम आज का जो चैप्टर है आपका विकास, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। विकास जो चैप्टर है, तो विकास एक ऐसा शब्द है कि आप इसे बहुत परिचित होंगे। तो विकास की जहाँ तक बात है, तो इस मानव समुदाय में विकास जो है, जब से इस धरती पर आदमी आया है उसी समय से विकास के लिए वो प्रयत्नरत है। और चाहे वो आदि मानव था, उस दिन भी वो विकास के लिए प्रयत्न किया। और उस आदि मानव युग से उठते उठते आज जो अपने सामने तुम विकास देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच पाया है। और अब आगे क्या होगा, अब तुम अनुमान लगा सकते हो विकास के बारे में। लेकिन यहाँ हम उतना ये व्यापक रूप से हम नहीं अभी बताने जा रहे हैं। अभी हम विकास जो आपका चैप्टर है उसके बारे में बतलाएंगे, और इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके पुस्तक में, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही हल्का विषय अर्थशास्त्र होता है और बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। अब हम इस चैप्टर का एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो आप देखिए, क्या विकास से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़ी आसान क्वेश्चन है कि विकास से आप क्या समझते हैं। अभी हम आपको बतला रहे थे इसके बारे में कि विकास क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो परिभाषा है हमारी, एक सम्मानपूर्ण, सम्मान मतलब प्रतिष्ठा युक्त, यानी प्रतिष्ठा के साथ पूर्ण और स्वस्थ, स्वस्थ यानी अपने शरीर को जो है बिल्कुल सुरक्षित रखते हुए, और अधिकारपूर्ण जीवन यानी एक आदमी को जो अधिकार होना चाहिए जीवन जीने के संबंध में, जो इसकी जो क्षमता है, तो इन सब के लिए जो अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता रखता है, उसी को हम विकास कहते हैं। तो अब आपको कोई दिमाग में आया होगा कि विकास क्या है। तो एक सम्मानपूर्ण माने एक प्रतिष्ठा से युक्त जीवन जीने के लिए, वो भी कैसा, अधिकारपूर्ण। अधिकारपूर्ण का मतलब कि हम समाज में रहते हैं, तो हमको भी समाज में रहने के नाते वह अधिकार होना चाहिए जो पूरे मनुष्य को मिलता है। तो इसके लिए हमको कुछ वस्तुओं की जरूरत होगी। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है, उसी को हम विकास कहते हैं। यानी हम अपने योग्यता के अनुसार कैसे वस्तुओं का इंतजाम करके अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हुए एक सम्मानपूर्ण जीवन, अधिकारपूर्ण जीवन जी सके, यही विकास है। तो व्यक्ति का विकास, अब तुम सोच रहा होगा कि पैसा जिसके पास जितना अधिक होगा वो उतना ज़्यादा विकास ये करेगा, ये कहा जाएगा उसको। लेकिन बात वैसी नहीं है, आय पर निर्भर नहीं करता है। विकास के लिए और भी बहुत से महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसकी चर्चा हम इस पाठ में आपसे करेंगे। और जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर, दो चीज, साक्षरता, नागरिक अधिकार, ये सब जो है विकास के अन्य महत्वपूर्ण आधार हैं। कहने का मतलब कि विकास के लिए एक आय महत्वपूर्ण है, लेकिन एक आय से ही विकास हम कहेंगे ऐसी बात नहीं है। इसके लिए जैसा कि साक्षरता, साक्षरता मतलब शिक्षा, नागरिक अधिकार, स्वास्थ्य, ये जितना भी है ये सब जरूरी है। केवल आय को ही हम विकास मान लेंगे तो वह हमारा जो है धारणा वो सही नहीं होगा। तो अब आप विकास का मतलब समझ गए होंगे। बहुत से अर्थ यही लगाते हैं कि नहीं, हमारे पास बहुत आय होगा तो हम उसको कहें कि हमारा विकास हो रहा है। बात वैसी नहीं है। विकास जो है और भी पहलुओं पर निर्भर करता है, और विस्तार से हम और आगे इसके बारे में बताएंगे। और अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, उसमें देखें कि और हम क्या क्या आपको बताते हैं। इसमें लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, एक कारण बताइए, एक क्वेश्चन है हमारा। अब लोगों के विकास भिन्न होते हैं, इसका मतलब कि हर आदमी के विकास का लक्ष्य एक नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि तो फिर इसका निर्धारण कैसे कोई करेगा कि किसका क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन आप जैसा कि देख रहे हो कि लोगों के विकास का लक्ष्य उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होती है। यानी वे किस तरह के समाज में रहते हैं, कैसा उनका रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, कैसा ट्रेडिशन है उनका, उस पर निर्भर करता है। दूसरी आर्थिक स्थिति, यानी आय भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन उसके लिए सामाजिक भी लगा हुआ है। तो इसके अनुसार हर आदमी अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। हर आदमी एक ही लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। अगर आप किताब पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक मजदूर किसान है या एक भूमिहीन मजदूर है, तो उसका जो है वो लक्ष्य अलग होगा।
एक समृद्ध किसान है, तो उसका जो विकास का लक्ष्य होगा वो अलग होगा। जैसे एक भूमिहीन मजदूर है, तो वो क्या सामने रखेगा, वो चाहेगा कि हमको प्रतिदिन रोजगार मिले और बेहतर मजदूरी मिले। लेकिन अगर वही एक पंजाब का किसान है और वो समृद्ध है, हर तरह से संपन्न है, तो वह इस लक्ष्य को नहीं रखेगा कि हम जो है सो कहीं मजदूरी करेंगे, बल्कि वह अपनी आय से अपने बेटा को विदेश में बसाना चाहेगा, पढ़ाना चाहेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों इंडियन हैं। एक भूमिहीन मजदूर है, वो भी भारतीय है। एक पंजाब का समृद्ध किसान है, वो भी इंडियन है। लेकिन दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों का जो सामाजिक रहन सहन है, दोनों की जो आर्थिक स्थिति है, या दोनों की जो ये रीति रिवाज हैं, उनके जो रहन सहन के या जो परंपराएं हैं, वो अलग अलग हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों इंडियन होते भर में भी जो है वो दोनों के विकास का लक्ष्य अलग अलग है। तो इसी तरह से और भी कई तरह के लक्ष्य निर्धारित हो सकते हैं, और लोगों को उसके लिए जो है तो वही सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, ये सब चीज पर निर्भर करता है लक्ष्य। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि लोग कैसे जो है सो अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और इतना जान लीजिए कि हर आदमी का लक्ष्य जो है अलग अलग होता है, और उसका जो पैमाना है, उसका जो मापदंड है, वो उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमने जो दो उदाहरण दे दिया है उसको भी आप याद कर लिए होंगे। एक भूमिहीन मजदूर क्या लक्ष्य रख सकता है, एक समृद्ध किसान लक्ष्य क्या रख सकता है, उसी तरह से आपका एक उद्योगपति है, वो क्या लक्ष्य रख सकता है। उसी तरह से और भी तरह के बहुत से इस तरह के लोग हैं जिनके विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। उसमें देखते हैं कि हम आपको क्या नया चीज देने जा रहे हैं। अगला है कि मानव विकास सूचकांक क्या है और इसमें किन बातों को शामिल किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक, सूचकांक मतलब क्या संकेत इसके लिए है, क्या मापदंड है विकास के लिए, हम इस पर यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे। और इसके लिए हम यहाँ 5 पॉइंट दे रहे हैं। पहला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में, कि एक व्यक्ति का जो है आय कितना होना चाहिए, और वो भी अमेरिकी डॉलर में जो है इसकी गणना होगी। दूसरा है जन्म के समय संभावित आयु या औसत आयु के बारे में चर्चा। यानी इसका मतलब हुआ कि हर देश का जो है तो जन्म के समय संभावित आयु जो है सो निर्धारित किया जाता है वहाँ के औसत जो उसका जीवन काल होता है उसके आधार पर। तो यह हर देश का अलग अलग होता है कि किस देश के आदमी की औसत आयु कितनी होती है। तो इस पर भी निर्भर करता है वहाँ के ये विकास के बारे में। तीसरा है 15 बरस से ऊपर के आयु की जनसंख्या साक्षरता दर, कि किसी देश में जो है 15 बरस से ऊपर की उम्र के कितना लोग जो हैं सो पढ़े लिखे हैं। एक ये भी जो है सो निर्धारित करता है लक्ष्य को, विकास के बारे में। चौथा है प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात, कि जो प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है और ये उच्च विद्यालय है, इसमें हम देखेंगे या उच्चतर कहिए, इसमें हम देखेंगे कि जो नामांकन है वो किस तरह का है। ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चा होता है तो जैसे बच्चे की उम्र में अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाते हैं, और फिर जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ने लगता है वैसे वैसे उनकी संख्या घटते जाती है। तो यह भी देखा जाता है उस देश के विकास के बारे में कि वहाँ पर ये तीनों स्तर की शिक्षा में उनका क्या अनुपात है। इसके बाद ये अगला जो है 5वां वो है शिशु मृत्यु दर। ये शिशु मृत्यु दर क्या है, किसी देश में यह भी देखा जाता है कि एक साल में जो 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं, या यानी जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, वो कितने बच्चे उसमें से हैं जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, और जो बच्चे उसके पहले ही मर जाते हैं उसी के अनुपात को जो है शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यानी प्रति 1000 में वैसे बच्चे जो अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते हैं, वहाँ का जो है वो शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा 100 पर नहीं बल्कि 1000 पर लिया जाता है। प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें कौन से बच्चे हैं जो साल पूरा नहीं कर पाते हैं और उसके पहले वे जो हैं सो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, तो इसी को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो विकास कहने का मतलब कि किसी देश के विकास को नापने के लिए ये 5 संकेत यहाँ पर है। पहला देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है अमेरिकी डॉलर में। दूसरा देखा जाता है कि वहाँ के लोगों का औसत उम्र कितना है, यानी कितना दिन का जिंदगी जीता है वो आदमी। तीसरा देखा जाता है 15 बरस से ऊपर के आयु की जनसंख्या साक्षरता दर कितनी है। फिर अगले देखा जाता है कि ये 3 स्तर की जो शिक्षाएं हैं, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च स्तर की, इसमें नामांकन का अनुपात देखा जाता है।
और फिर देखा जाता है शिशु मृत्यु दर। तो ये जो है संकेत करते हैं किसी भी देश के विकास के बारे में। तो इसको आप याद कर लेंगे, 5 पॉइंट है और बहुत ही आसान है, और ये पांचों के बारे में समझ में आ गया होगा। एक आय से जुड़ा हुआ है, दूसरा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और तीसरा चौथा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और पांचवा जो है वो बच्चों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ ये सब चीज़ होंगे, जहाँ का इस तरह का ये होगा अच्छा, वहाँ का विकास अच्छा माना जाएगा या उसको विकसित माना जाएगा। तो अब आपको इस समझ में आ गई होगी बात। अब हम इसी चैप्टर का एक अगला सवाल लेते हैं। धारणीय विकास क्या है, अथवा धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीय विकास वैसे विकास को कहते हैं जो विकास हमेशा बना रहे, उसको बोलते हैं धारणीय विकास। यानी ये नहीं कि अभी हमारे पास कोई इनकम का स्रोत हुआ, हमारा रहन सहन खूब जो है सो ऊंचे स्तर का है, सब कुछ में हम आगे हैं, और कुछ दिन के बाद क्या होता है कि हमारी सब व्यवस्था चौपट हो जाती है। इसको हम विकास नहीं कहेंगे, और इसको हम धारणीय विकास नहीं। धारणीय विकास का मतलब है कि हमेशा धारण करने वाला विकास, यानी वो विकास हमेशा बना रहे, उसको हम धारणीय विकास कहते हैं। और फिर इसको हम दूसरे ढंग से भी क्वेश्चन हम दे सकते हैं आपको कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो धारणीयता का विषय विकास के लिए विशेष महत्व रखता है, कहे कि विकास ऐसा होना चाहिए कि जिससे भावी पीढ़ी के सामने संसाधनों की कमी की समस्या नहीं उत्पन्न हो। कहने का मतलब कि जैसे आज हमारे पास संसाधन मौजूद हैं, हम हर तरह की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी गुजर जाने के बाद अगर संसाधन खत्म हो गए हमारे ही पीढ़ी के अंदर, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका अभाव महसूस करेगी। तो आज के जो हमारा विकास है, इसको हम विकास नहीं कहेंगे। हम विकास तब कहेंगे कि जिस तरह से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करके और जीवन जी ले रहे हैं, उसी तरह से आगे आने वाली पीढ़ी भी जो है सो ये हमारे ही तरह वो भी आवश्यकता की पूर्ति करके और अपना जीवन जी सके, तब हम इसको बोलेंगे कि यह जो विकास है वो धारणीय विकास है। तो संसाधनों की कमी तथा पर्यावरण का ह्रास, एक चीज और इसमें ध्यान देना होगा कि हम जो विकास के लिए काम करते हैं या जो भी आय कमाते हैं, जो भी करते हैं, उसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पर भी हमको हमेशा ध्यान देना है। तो कहने का मतलब कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए जो हम विकास करते हैं उसको हम धारणीय विकास कहेंगे। और यह आवश्यक है कि संसाधनों को न्याय संगत प्रयोग किया जाए। यानी एक चीज और इस पर ध्यान देना होगा कि जो भी संसाधन हमारे सामने मौजूद है उसका न्याय संगत बंटवारा हो, यानी हर वर्ग और हर तबके, हर समुदाय के लोगों को इसका जो है सो लाभ मिलना चाहिए। ये नहीं कि समाज के किसी खास वर्ग के लोग के लिए, तो हम उसको धारणीय विकास नहीं कहेंगे। तो धारणीय विकास की जो परिभाषा है बड़ा ही व्यापक है और इसको समझना होगा। पहली बात कि हम जो विकास के लिए जो काम कर रहे हैं वह उस तरह का हम काम करें कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे और आगे आने वाली पीढ़ी भी जो है सो हमारे ही तरह संसाधन का उपयोग करता रहे। और दूसरी बात कि समाज के हर वर्ग को जो है इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि धारणीय विकास क्या चीज है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण बताइए। बहुत आसान है, आप तो रोज देखते हैं इसको। तो 4 पॉइंट है, आप इसको 1 मिनट में याद कर सकते हैं। देखिए, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। आज आप देख रहे हैं कि आदमी ध्यान नहीं देता है और बिना सोचे समझे जो है पेड़ों की कटाई करता है, वन को काट करके साफ कर दे रहा है लोग। तो उससे क्या होता है कि पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, प्लास्टिक से बने वस्तुओं का प्रयोग। आप जानते हैं कि आज के युग में प्लास्टिक जो है सो कितना नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखते होंगे बरसात के दिनों में मुंबई ऐसे शहरों में, दिल्ली ऐसे शहरों में जो है सड़कों पर पानी लगता है कि नदी की तरह बह रहा है। उसका क्या है, वो जो जल निकास वाला जो जगह होता है जहाँ से जल निकलता है शहर का या कहीं का भी नदी का, वो इतना ये जाम हो जा रहा है, यानी अवरुद्ध कर दे रहा है जल के धारा को ये प्लास्टिक, कि ये क्या मैंने गांव क्या कहा जाए, शहर को भी जो है बिल्कुल लग रहा है कि बाढ़ वाली स्थिति में ये कर दिया। तो ये प्लास्टिक है हमारे लिए तो है ही, पर्यावरण के लिए भी बहुत ही खराब है। फिर है शहर के नालियों को नदियों तालाबों में गिराना। तो इससे भी जो है जल का पानी दूषित होता है। आप जानते हैं शहर में कितने गंदे पानी निकलते हैं, या ये अथी में जो है ये क्या कहा जाता है कि और भी अब तो गांव का भी पानी जो है जिसमें किसान बहुत उर्वरक का प्रयोग करते हैं, वो पानी भी नदी में बह के जा रहा है। उसके वजह से तो और भी जो है सो नदी का पानी खराब हो रहा है। तो इस तरह से शहर के नाली तो है ही था पहले से, अब उर्वरक का प्रयोग करने से जो है सो देहात का पानी भी जो है सो नदी और तालाब के पानी को प्रदूषित कर रहा है। इसके बाद कारखाना से निकलने वाला धुआं। आप जान रहे हैं उद्योग की दुनिया है
और उद्योग पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है और दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ने वाला भी है। और उद्योग से अक्सर आप जानते हैं कि बहुत तरह के जहरीली गैसें निकलते हैं और वो हमारे वायुमंडल में मिल करके, वर्षा के साथ मिल करके, और वे जो है सो अम्लीय वर्षा क्या क्या कहलाता है, हम तो ये केमिस्ट्री का चीज़ हम नहीं अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो है सो देखने को मिल रहा है आज कि फसल को नुकसान पहुंचा रहा है और भी कई क्षेत्रों में जो है सो नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरह से पर्यावरण में गिरावट के लिए जो 4 पॉइंट है बहुत ही जिम्मेवार माने जाते हैं और ये चारों का आप याद कर लेंगे। बहुत ही आसान है, 2 मिनट में याद हो जाएगा और समझ में आ गया होगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं इस चैप्टर का, सतत पोषणीय विकास। थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा लेकिन अभी अभी हम इसको आपको बतला दिए हैं, पहले बहुत विस्तार से इसको बतलाए हैं कि सतत पोषणीय विकास। एक नया शब्द आपको सतत दिखाई पड़ रहा होगा, इसका मतलब होता है लगातार। लगातार यानी हमेशा बना रहने वाला, अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत पोषणीय विकास। तो इसका अभिप्राय क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो अर्थव्यवस्था का विकास तो हो, कह रहा है कि यानी सब कुछ बढ़े, उत्पादन बढ़े, आय बढ़े, सब ठीक है, लेकिन पर्यावरण को क्षति न पहुंचे, एक बात। और दूसरी बात कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके भी आवश्यकता के लिए जो संसाधन है वे सुरक्षित रहे, तब हम उसको कहेंगे सतत पोषणीय विकास। बहुत आसानी से इसको समझने लायक है कि सतत पोषणीय विकास है क्या। तो सतत पोषणीय विकास अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सतत माने लगातार हुआ, यानी वह विकास जो हमेशा बना रहे। और लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? पर्यावरण को क्षति न पहुंचे, और दूसरी बात कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बाद जो आएगी पीढ़ी, उसको भी उसी तरह से संसाधनों की पूर्ति होती रहे जैसे आज हम कर ले रहे हैं। तो अगर इस तरह अगर सुनिश्चित हो जाए कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी पूर्ति होगी, तो आज जो हम विकास करें उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास भी हम इसको कह सकते हैं। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका परिभाषा अक्सर पूछता है परीक्षा में कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो आप इसको याद कर लेंगे कि सतत पोषणीय विकास वैसा विकास है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आगे आने वाली पीढ़ी है उसकी आवश्यकता को सुरक्षित करते हुए आज जो हम विकास कर रहे हैं वही सतत पोषणीय विकास है। और नहीं तो आज हम हर तरह से सुखी संपन्न हैं, हम अपने को कह रहे हैं कि हम बहुत विकसित है, विकास कर रहे हैं, और सब संसाधन को जो है स्वयं बर्बाद कर दिए, और फिर आगे आने वाली पीढ़ी अगर अभाव महसूस करे तो हम आज के विकास को सतत पोषणीय विकास नहीं कहेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा, आप इसे याद कर लेंगे। और अब हम आपसे विदा चाहेंगे, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपने इस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, सोचा होगा, और अगर कोई कमी रही होगी तो आप कमेंट करेंगे। और अब आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू।